क्या हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी बहुत ही जरूरी चीजों के ऊपर भी 18% जीएसटी होना चाहिए? ये फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज यानी भविष्य की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा महसूस होता है। ये बात इंडियन यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने एक लेटर के द्वारा इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को लिखी है और बात सही भी है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में तो हर साल 10 से 25% का प्रीमियम बढ़ता ही है, उसके ऊपर से ये 18% जीएसटी। तो इस बोझ को एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे सह पाएगी? अभी 5 सितंबर को आईआरडीए ने एक लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर और जारी किया है सभी इंश्योरेंस कंपनीज को, और उसमें यह सख्त हिदायत दी गई है कि सभी पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखा जाए और उनको कोई भी परेशानी ना हो। अब सवाल यह आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर अब इतना ज्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है? हर कोई इसकी फिक्र करने में क्यों बिजी है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने ही 90,000 करोड़ से ज्यादा का प्रीमियम कलेक्ट किया और इसमें से 18% कंपोनेंट जीएसटी के तौर पर गवर्नमेंट्स के पास चला गया, जो कि आधा आधा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने आपस में डिवाइड किया। तो इतने खास सेक्टर को इग्नोर कैसे किया जा सकता है? बहरहाल आज के इस वीडियो में जीएसटी को कम करने के जो 4 प्रपोजल्स जीएसटी काउंसिल के सामने रखे गए हैं उनको जानेंगे। अगर ये जीएसटी कम होता है तो आपको क्या फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, और साथ साथ ये भी समझेंगे ये जीएसटी को कम करने से किसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और कौन इसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं। और इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में समझेंगे कि आईआरडीए का जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है इसमें क्या खास पॉइंट्स हैं, क्या कुछ नया है जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए खास है। तो एक मिडिल क्लास के नजरिए से इन बातों की क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या महत्व है, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देरी किस बात की, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर कितना जीएसटी चार्ज किया जाता है या उसे कम या ज्यादा किया जाएगा, इस बात का डिसीजन इंडियन जीएसटी काउंसिल लेती है। और जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग मंडे यानी 9 सितंबर 2024 को होगी। इस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर जीएसटी को कम किया जाएगा या नहीं, और अगर कम किया जाएगा तो कितना कम किया जाएगा। अब इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर किस हिसाब से जीएसटी को घटाया जा सकता है, इसके कुछ प्रपोजल्स ऑलरेडी ड्राफ्ट करके फिटमेंट पैनल ने ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल को सबमिट कर रखे हैं। फिटमेंट पैनल वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जिन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं जीएसटी काउंसिल को कि इस हिसाब से आप इन जीएसटी को रिड्यूस कर सकते हैं और उससे क्या इंप्लीकेशंस होंगी, यानी गवर्नमेंट के ऊपर रेवेन्यू का क्या इंपैक्ट आएगा, कितनी आमदनी गवर्नमेंट की कम हो जाएगी, और उस हिसाब से जीएसटी काउंसिल अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकती है। तो सबसे पहला जो प्रपोजल दिया है फिटमेंट पैनल ने वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि आप जो टर्म प्लान है, प्योर टर्म प्लान है, यानी जिनमें कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट या इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, आप उनके ऊपर जीएसटी पूरे तरीके से हटा सकते हैं। जो सेविंग्स वाले, इन्वेस्टमेंट वाले, मनी बैक वाले प्लान हैं उनमें जीएसटी एज इट इज रहे, लेकिन जो पॉलिसी ली ही गई सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए है, यानी उसका मोटिव ही सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है, उसके ऊपर इतना जीएसटी नहीं होना चाहिए। अगर ये जीएसटी हटा दिया जाता है तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज के ऊपर इसका टोटल जो असर होगा वो होगा 203 करोड़ रुपए का। ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो फिटमेंट पैनल ने अपने रिपोर्ट में सबमिट किया है। और अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की तो इसके टोटल 4 प्रपोजल सबमिट किए गए हैं जीएसटी काउंसिल में फिटमेंट पैनल के द्वारा। इसमें जो सबसे पहला प्रपोजल है उसमें कहा गया है कि जो सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं इनसे आप जीएसटी को बिल्कुल हटा सकते हैं, यानी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर किसी अमाउंट का जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये एक प्रपोजल है, और ऐसा करने से गवर्नमेंट की जो इनकम, जो रेवेन्यूज कम होंगे, उनका एस्टिमेशन उन्होंने दिया है 3500 करोड़ का, यानी इतना अमाउंट उनको कम मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन ये वन ऑफ द प्रपोजल्स है, ये डिपेंड करेगा जीएसटी काउंसिल पर, वो इसके ऊपर क्या फैसला लेते हैं। अब बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, जहां पर सभी हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उनका टैक्स रिजीम इस हिसाब से है कि सभी मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है और यहां पर मेडिकल इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी इलाज का खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली हेल्थ केयर के इनिशिएटिव्स को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट जीएसटी रिडक्शन उसमें एक काफी बड़ा स्टेप हो सकता है। सेकंड प्रपोजल जो जीएसटी काउंसिल के सामने रखा गया है वो ये कि सीनियर सिटीजन्स यानी जो ओल्ड एज पॉलिसी होल्डर्स हैं और इसके साथ साथ वो पॉलिसी होल्डर्स जिनका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए तक है,
इन दोनों ही ग्रुप्स का जीएसटी आप पूरे तरीके से हटा सकते हैं। दोनों में क्या है भाई, जो सीनियर एज में है वो ऑलरेडी उनका प्रीमियम बहुत ज्यादा है, उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, और जो 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी ले रहे हैं उनकी बेसिक नीड इस पॉलिसी से पूरी होगी और उनकी पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो इतना कम इंश्योर्ड चूज कर रहे हैं। तो उनको टारगेट करके एटलीस्ट इस जीएसटी को पूरी तरीके से आप हटा सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो रेवेन्यूज पर फर्क होगा, गवर्नमेंट की जो आमदनी कम हो जाएगी वो अप्रोक्सीमेट 2100 करोड़ रुपए से कम होगी। तीसरे प्रपोजल में यह कहा गया है कि अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो जो खाली सीनियर सिटीजन्स हैं आप उनका जीएसटी वेव कर सकते हैं, उनका जीएसटी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो मात्र 650 करोड़ 650 करोड़ का ही रेवेन्यू लॉस होगा। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, सीनियर सिटीजन प्लान्स के ऊपर या हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कमियां हैं इसके ऊपर हमने 2-3 वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस में मैंने खास तौर पर एक बात कही है कि इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इस इकोसिस्टम में जो सबसे पीड़ित जो पक्ष है ना, जिसकी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, वो एक सीनियर सिटीजन है। कारण क्या है, एक हायर एज ग्रुप में जाने के बाद उनकी आमदनी कम हो जाती है, ज्यादातर मेडिकल कंडीशंस उन्हें घेर लेती हैं, इनकम होती नहीं है और उसके साथ में महंगाई दर भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं तो क्या है, पॉलिसीज बहुत ज्यादा महंगी हैं, ऊपर से जीएसटी भी चार्ज किया जाता है, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं। 28, 30, 35, 40 साल के इंसान को अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो उनको आसानी से मिल जाती है, लेकिन जिस सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा जरूरत है उनके लिए हर तरह की परेशानियां बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो जीएसटी वेव करके उन्हें ये थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। फोर्थ प्रपोजल जो जीएसटी काउंसिल में सबमिट किया गया है उसमें कहा गया है कि आप सभी अक्रॉस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में आप पूरा जीएसटी मत हटाइए, आप इसे 18 से कम करके 5% कर दीजिए, क्योंकि ये एक बेसिक जरूरत है, हर किसी को इंश्योरेंस की जरूरत है और गवर्नमेंट आईआरडीए खुद इनिशिएटिव्स ले रहा है कि वो पेनिट्रेशन को बढ़ा सके। तो आप जीएसटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। 18 से अगर आप 5% कर देंगे तो जो प्रीमियम का इंपैक्ट है, पेइंग कैपेसिटी जिसकी कम है, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद पाएगा और ऐसा करने से टोटल रेवेन्यू का लॉस, जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस है, वो होगा अंदाजन 1750 करोड़ का। अब इन चारों प्रपोजल्स में से और एक हेल्थ इंश्योरेंस वाले प्रपोजल में से कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है, ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही पता चलेगा। और हो सकता है इनमें से भी कुछ मिक्सअप करके कोई अलग से एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया जाए जिससे कुछ रिलीफ आपके और हमारे जैसे पॉलिसी होल्डर्स को मिल सके। अब जीएसटी कम करने की ये जो कवायद है, ये जो स्टेप लिया गया है, इसमें हर किसी को फायदा महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट हैं, कुछ ऐसे भी पक्ष हैं जिनको काफी दर्द हो रहा है। किनको परेशानी हो सकती है भाई, जिनका रेवेन्यू लॉस हुआ है, जिनकी आमदनी कम हो गई है, वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद ये इनिशिएटिव ले रही है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जहां से वो टैक्स कलेक्शंस कर सकती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इसको अपोजिशन कर रही हैं क्योंकि ये अच्छा खासा पैसा उनके पास आ रहा था और इसके लिए उन्हें कुछ ज्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं करने पड़ते। यानी जैसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का इकोसिस्टम बढ़ता है, स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए वो इसका अपोजिशन कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर्स के हित को ध्यान में रखना होगा, अगर उनका बेनिफिट अगर आप चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, तो फिलहाल जीएसटी को कम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप हो सकता है। अब दोस्तों आ जाता है वीडियो का दूसरा पार्ट, यानी जो आईआरडीए ने 5 सितंबर को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं, पॉलिसी होल्डर्स के लिए कुछ नया है कि नहीं, कुछ फायदेमंद है कि नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो मास्टर सर्कुलर जारी हुआ, इसे नाम दिया गया है मास्टर सर्कुलर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024, यानी पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए जारी किया गया ये डॉक्यूमेंट है। इस मास्टर सर्कुलर के द्वारा आईआरडीए ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को एड्रेस किया है, इंक्लूडिंग लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, और उनको कहा है कि पॉलिसी होल्डर्स का प्रपोजल रिसीव करने से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी उनको किसी भी स्टेप पर एक्सप्लॉइटेड फील नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूरा डिटेल्ड प्रोसेस बताया है कि किस स्टेप के ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज को किन बातों का ध्यान रखना है और किन प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि थोड़ी सी भी परेशानी पॉलिसी होल्डर को ना हो। अब जहां तक बात है इस मास्टर सर्कुलर में दिए गए पॉइंट्स की, तो जो 29 मई 2024 को जो मास्टर सर्कुलर आया था, ज्यादातर पॉइंट्स उनसे मैच करते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस मास्टर सर्कुलर के अंदर मुझे नए नजर आए, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को एड्रेस करते हैं। अगर आपने 29 मई 2024 वाली गाइडलाइंस को अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसका डिटेल वीडियो हमने अलग से बना रखा है। इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो दिखेगा, आप उस वीडियो पे क्लिक करके वो डिटेल में गाइडलाइंस देख सकते हैं। फिलहाल हम इस मास्टर सर्कुलर में क्या नया है वो 2 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो प्रीमियम पेमेंट को लेकर है, यानी जब पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट देता है तो उसके बारे में आईआरडीए ने यह कहा है कि जब इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी होल्डर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं, उसके बाद ही वो पॉलिसी होल्डर से पेमेंट लेंगी। अब ऐसा नॉर्मल केसेस में तो क्या होता है कि डायरेक्टली हमने प्रीमियम दिया और पॉलिसी इशू हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन केसेस में आती है जब किसी पॉलिसी होल्डर को कोई पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो। इस मामले में
में इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, पहले आपसे प्रीमियम ले लेंगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगी और उसके बाद वो ये कहेंगी कि अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आपकी पॉलिसी इश्यू हो जाएगी, नहीं तो आपका पैसा हम आपको रिफंड दे देंगे। लेकिन IRDA कहता है कि अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले प्रपोजल लेंगे, प्रपोजल को रिव्यू करेंगे, अगर आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद आप पॉलिसी होल्डर से पेमेंट लेंगे और पेमेंट के बाद ही उनकी कवरेज स्टार्ट होगी। यानी प्रपोजल एक्सेप्टेंस से कवरेज स्टार्ट नहीं होगी, प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट होना जरूरी है, उसके बाद कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। जो नॉर्मल पॉलिसी होल्डर्स हैं, यानी जिनका गुड हेल्थ का डिक्लेरेशन है, जिनको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो उसमें वो डायरेक्टली प्रीमियम ले सकते हैं क्योंकि उसमें अप्रूवल का कोई स्टेप नहीं है, डायरेक्टली प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है और पॉलिसी इशू कर दी जाती है। अब इसमें एक और पॉइंट IRDA ने बताया है कि कई बार पॉलिसी होल्डर्स से चेक या पेमेंट का और कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया जाता है, तो आपके प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद आपको इंश्योर्ड की कंसेंट लेनी होगी। यानी जो पॉलिसी होल्डर्स है उनसे पूछ के ही आप उनके इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक या DD को इंप्लीमेंट कर सकते हैं पेमेंट के लिए। यहां पर भी पॉलिसी होल्डर की परमिशन जो है वो जरूरी होगी। डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल एक्सेप्ट करते ही अपनी मर्जी से भी पेमेंट नहीं कर सकती। इस मास्टर सर्कुलर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यूनिक पॉइंट है जो मुझे नजर आया, वो है प्रपोजल अंडरराइटिंग को लेकर। यानी जब हम इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं, अपनी डिटेल सब सबमिट कर देते हैं, उसके अगले 7 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इस प्रपोजल पर डिसीजन लेना होगा। अब यहां पर इंश्योर्ड जो पॉलिसी लेना चाहते हैं उनको भी ये कहा गया है कि आपको भी जो भी फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको जल्दी जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को बताने हैं, जो भी आपसे डिटेल मांगी जाए, ताकि आपका प्रपोजल भी टाइमली एक्सेप्ट किया जाए और आपकी पॉलिसी भी टाइमली इशू हो सके। एक बार इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन उन्हें पॉलिसी होल्डर को देनी होगी और उनसे प्रीमियम डिमांड करना होगा। प्रीमियम आने के बाद, प्रीमियम पेमेंट होने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी की कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कोई प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि ये प्रपोजल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये कवरेज हम नहीं दे सकते, तो ये डिसीजन भी उन्हें 7 दिन के अंदर ही लेना होगा और एक सही रीजन के साथ, वैलिड रीजन के साथ ये बताना होगा कि वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है, ताकि पॉलिसी होल्डर को पता चल सके कि उन्हें पॉलिसी क्यों नहीं मिली। बाकी जो इस मास्टर सर्कुलर के पॉइंट्स हैं वो सब ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उन्हें एक सीक्वेंस में लगा दिया गया है। अगर आप सभी पॉइंट्स को जानना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में भी मैं इस PDF का लिंक आपको दे दूंगा। पूरे मास्टर सर्कुलर को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर उसके बारे में कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि GST रिडक्शन का जो डिसीजन है वो कुछ ना कुछ फेवर में ही आएगा। सभी पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि प्रीमियम जो भी कम हो जाए वो एक बड़ा रिलीफ हो सकता है। क्योंकि एक बार की तो पेमेंट है नहीं, हर साल हम पे करते हैं, तो जितना रिलीफ मिल जाए उतना अच्छा है। इसके साथ साथ मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं कि जो 4 प्रपोजल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सबमिट किए गए हैं GST काउंसिल के अंदर, उनमें से कौन सा प्रपोजल आपको बेस्ट लगता है, जो कि इंप्लीमेंट होना चाहिए। उसके साथ आप अपना रीजन भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं जहां जरूरी हो। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, फैमिली को इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वहां पर वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आप फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशंस को ऑल पर भी सेट करना होगा। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।